अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि वाकई एक नई तारीख रकम हो गई। एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब मार्केट के अंदर 3000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ये मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा एक एंथुसियास्टिक वे में आगे बढ़ रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिन मज़ीद जो है वो एक नॉन स्टॉप मार्केट के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ हम बात करें कि जो 150K की बात हो रही है, अब पहले 110 का बोला जा रहा था, 1,10,000 पॉइंट्स जो है वो सपोर्ट लेवल होगा और मार्केट इसको कंसोलिडेट करके फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन हमने एक ही दिन की डिप देखने के बाद कंसेक्यूटिव हाइज देखे हैं और आज के दिन भी 3,000 पॉइंट्स के साथ मार्केट में इतनी ज़बरदस्त बुलिश रैली होना, ये बुल रन एक्सपेक्टेशन से भी अबव है और आने वाले दिनों की तैयारी या आने वाले दिनों के लिए जो सेंटिमेंट्स हैं वो मज़ीद हायर साइड पर जा रहे हैं। सो मज़ीद भी बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। देयर आर मच मोर थिंग्स टू डिस्कस। लेकिन साथ साथ बात करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक एड्रेस किया है इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस को। जूम मीटिंग थी ये और यहाँ पे उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स के हवाले से बताया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बताया। ये बताया कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ लाई गई उसके कितने मुस्बत नताइज आए और उसके कितने ज़्यादा मुस्बत असरात आजकल भी नज़र आ रहे हैं, जो कि आप स्टॉक मार्केट से लेके हमारे बिजनेस जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके ऊपर वाज़े दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हमने देखा कि इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, B2B और G2G दोनों हम देख रहे हैं ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर इन्वेस्टर्स का आना, पाकिस्तान की मार्केट पे अपना एक हम कह सकते हैं ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस का इजहार करना। और फिर अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट की बात हो रही है खासकर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बहुत खुशाइन बात है। तो ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसमें शरिया कंप्लाइंस के हवाले से भी बात की गई, बैंकिंग सिस्टम को कैसे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे लाया जाएगा, रिबा फ्री बैंकिंग के हवाले से भी बात की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल अपनी मीटिंग में एड्रेस किए और साथ साथ इसके अंदर जो चीज़ें थी वो वाजे की कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ आ रही है। और हम बात करेंगे आज के दिन सिपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से 43 प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। $24 बिलियन की जो एक इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से आ चुकी है। सीपैक का जो हम कह सकते हैं फेज़ 1 कंप्लीट हुआ, फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमिक जोन्स पे काम स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमिक जोन्स पे काम होने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, साथ साथ हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक जोन्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, चाइना से इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर होगा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन से इकोनॉमिक जोन्स टारगेट हो सकते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आज हम इस तमाम चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और जो एक विन विन सिचुएशन है मार्केट की, तो सबसे पहले हम इंडेक्स की अपडेट्स देखते चलें। आज की मार्केट हाईलाइट है, आज की मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, फिर मजीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इंडेक्स। जी, आज की मार्केट में 100 इंडेक्स हमारे पास देखे गए। ओपन हुई मार्केट 1,10,810.21 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,14,408.62। लोअर वाज 1,11,308.65 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,14,180.5। वाओ, आज के दिन मार्केट की परफॉर्मेंस 3,370 पॉइंट्स गेन देखे गए। एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट विद सेंटिमेंट्स। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और साथ साथ हमारे साथ एक पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उस्मान चौहान साहब ने, आप एडवाइज़र हैं कैस के और साथ साथ एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर नूर फातिमा ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप हैं एनालिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, आप इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज के दिन मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगी डॉक्टर उस्मान चौहान साहब से। डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही कह सकते हैं ना इस नंबर्स पे तमहीद बांधने की ज़रूरत है कि कितनी मुश्किल से ये दिन आए हैं। और आई एम श्योर जो हम प्रोग्राम से पहले भंगड़ा करने की बात कर रहे थे तो आपका मूड होगा भंगड़ा करने का। सो क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट की पोजीशन, यहाँ सिपैक का फेज़ 2, फिर हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो चीज़ें हाईलाइट की इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए, कितनी एस्पेक्टफुल यानी कितना ज़्यादा इसका एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखते हैं आपको जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए उजागर होता है।
جی बेशुमार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस तरह से उजागर होते हैं। अगर हम भंगड़ा ना भी डालें तो कराची में तो डाले जा रहे हैं। तो एक खुशी के मनाज़र आप देखते हैं, लोग शेयर भी करते हैं सोशल मीडिया पे, और इस पे बात भी और चर्चा भी बहुत हो रहा है कि ये आगे कितना बढ़ सकता है। गुंजाइश अभी भी बहुत है। ये जो तहर्रो है, ये मोमेंटम है मार्केट का, ये अक्कासी करता है एक बेहतर इक़्तिसादी सूरत हाल की। और उस इक़्तिसादी सूरत हाल में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि दुनियावी हालात भी बेहतर होते हैं और हमारे अंदरूनी हालात भी बेहतर हो रहे हैं मईशत के एतबार से, जिसमें कि ये इन्फ्लेशन, ये अफरात ज़र कम हो रहा है। आप देखें कि मार्केट एक्टिविटी हो रही है, बिज़नेस और बैंकिंग जो है, बैंकारी का शोबा भी अपना रुख मोड़ रहा है लेंडिंग की तरफ। चूँकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो ये तो लाजमी होगा कि फिर इसकी अक्कासी जो है स्टॉक मार्केट में भी हो। तो मेरे ख्याल से गुंजाइश और भी बहुत है इसके चढ़ने की। अच्छा भंगड़ा, आपने कहा कि कराची में क्यों सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक रखने वाले या बिजनेस कम्युनिटी की भी बात हो रही है? Especially the stock market, they are rejoicing, लेकिन the fundamentals underlying it are across Pakistan. वो आपकी बात सही है। राइट मैं डॉक्टर नूर फातिमा से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहबा, एक तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतना मुस्बत हम कह सकते हैं कि असरात दे रही हैं। ख़ासकर हम बात करें अगर सिपैक फ़ेज़ 2 में आ चुका है, इंडस्ट्रियल शिफ्ट की बात हो रही है चाइना से पाकिस्तान, और ये तमाम चीज़ें ऑल ऑफ अबव अगर हम बताएं तो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कि कहते हैं ना एक कंडूसिव एनवायरनमेंट आपको फराहम कर रही हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं या उनकी टीम है, दिन रात ये तगदो है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए। जी थैंक यू सो मच। देखिए नॉर्मली जब हम कपल ऑफ डजन टाइम जो हम जा चुके हैं IMF, उसके बाद का जो पीरियड होता है 1 ईयर का, वो नॉर्मली स्टेबिलिटी का पीरियड होता है, जिसमें डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो ट्रांसलेट होती हैं फ्रॉम कंडीशन टू एक्शंस। अच्छा, इस दफ़ा में ये हुआ है कि ऑलरेडी जो प्रीरिक्विजिट्स था, जो कंडीशंस थी, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रिंजेंट कफ़ियत नज़र आती या जो कंडीशन नज़र आती, या एक सख्त टाइम हमें सख्त, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं जी अब ज़रा थोड़ा सख्त टाइम आ गया इकॉनमी के लिए, वो आता मुश्किल वक्त, वो नहीं आया फॉर्चुनेटली। उसकी रीज़न ये थी कि हम प्रीरिक्विजिट जो चीज़ें वो पूरी कर चुके थे। और गवर्नमेंट की जो हमने तगदो वाली बात की है, तो गवर्नमेंट इज़ डे आउट ये कोशिश कर रही है, डे एंड नाइट, कि आप जो हैं किसी तरीके से जो रोड मैप है जो दिया गया, जिसकी वजह से एक विज़न दिया गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस अपने जगह पे लेकर आना है, जो कुछ अर्सा पहले तक था। अब हुआ ये कि उसके बाद से जो इन्वायरमेंट है वो SIFC का जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर जो बना, उसकी वजह से बहुत सारा बूस्ट मिला आपके उस इन्वेस्टमेंट को, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बहुत अरसे से एक डिमांड थी, जो हम भी हमेशा प्रोग्राम्स में डिस्कस करते थे कि 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो आपकी क्रेडिबिलिटी को आगे ले जाए। एक तो IMF आपकी क्रेडिबिलिटी को ले गया कि उन्होंने प्रोग्राम को अप्रूव किया, फिर वो आए, उन्होंने देखा आपके दोबारा भी जो कंडीशंस आपने पूरे किए, फिर उसको भी अप्रूव किया, तो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी का एक सिग्नल जो है वो इंटरनेशनली ट्रेवल किया। उसका रिस्पांस ये आया कि इन्वेस्टमेंट आने लगी आपके पास। इन्वेस्टमेंट आने लगी तो आपने जो अपने घर के अंदर जो सिचुएशन थी इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप दे दिया, एंड दैट वाज SIFC। जाहिर है कि वो भी आप, उसके साथ साथ कुछ हमारा जो आपका सर्विसेज सेक्टर है उसने कुछ बेहतर प्रोड्यूस किया, IT में कुछ बेहतर प्रोडक्शन शुरू हुई, इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ बेहतरी आई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसमें कुछ थोड़ी सी कमी, वो जो इम्बैलेंस है उसमें कमी आई। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से, और जिस तरह मेरे साथी कह रहे थे कि जी हम वी मस्ट बी जुबलिंग अबाउट दिस स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज का ये है कि ही विल बियर इट विद मी कि ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है बूम बस्ट इकोनॉमी का। जैसे ये ऊपर जाती है तो आपको ये कोई बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन जनरल लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है। आपके इंटरनेशनल रेटिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, जहाँ हम कहते हैं मोदी का रेट क्या है, बाकी रेट्स क्या, तो वहाँ ये प्रिंसिपल आपको नज़र आता है कि जी अच्छा इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के रेटिंग एजेंसी की बात की भी बात कर रही हैं, और अदरवाइज भी इंटरनेशनल जो आपके
جو انویسٹرز ہیں میں ان کی بھی بات کری ہوں اچھا. کہ وہ آ کے پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ لوکل انویسٹر اگر اتنا انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے میں پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، تو انٹرنیشنل انویسٹر آٹومیٹکلی اس کے اندر بوسٹ ہوتا ہے. تو اس ریفرنس سے اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے ویری جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ اس کی ہے ایک اکنامک انڈیکیٹر کی طرف. اسٹرینتھن مارکیٹ ہو رہی ہے اور ڈیلی بیسس کے اس کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں. میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، آپ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر آپ بتائیے کہ اب اگر سیپیک کی سب سے پہلے بات کی جائے اور فیز 2 اسٹارٹ ہو چکا ہے، 43 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ساتھ ساتھ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اکانومک زونز ہیں ان میں انڈسٹریل شفٹ اوور کا کام ہو رہا ہے، تو کون سی انڈسٹریز ہیں جو خاص کر یہاں پہ شفٹ ہوں گی چائنا کے سے پاکستان، اور دوسرا یہ کہ پاکستان انہیں ویلکم کرنے کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ آلریڈی فراہم کر رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ نتاشا. کون سی انڈسٹری شفٹ ہوں گی اس کی تو ایک بہت ایگزاسٹو لسٹ ہے، لیکن یہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ یہ اکنامک زونز جن کی ہم بات سنتے آ رہے تھے بہت عرصے سے، وہ اب ڈیولپ ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ جو ہمارے پاس اس وقت ایکسیسو بجلی ہے اور جس کا ہمیں چارجز دینے پڑتے ہیں مسلسل، وہ سارا پرابلم اسی کی وجہ سے بنا تھا. کیونکہ جب یہ سی پیک سٹارٹ ہوا تھا تو یہ سوچا گیا تھا کہ یہ اتنی بجلی کی کھپت ہوگی تو اتنے پاور پلانٹس لگائے جائیں، اور اب ہمیں اس کے کیپیسٹی چارجز دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ انڈسٹری نہیں لگ سکی تھی. تو اٹ از ویری گڈ، اٹس اے ویری ویری گڈ نیوز کہ انڈسٹریل زونز ڈیولپ ہو جائیں، اور وہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے جس کا اور بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں جو چائنا پاکستان میں لگانا چاہتا ہے. اور آف کورس پاکستان کی اٹریکشن یہاں کی انوائرمنٹ ہے، ایک تو چیپ لیبر اویلیبل ہے، پھر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، پھر گوادر سے یقیناً ان گڈز کا فاصلہ کم ہوگا جو پاکستان میں پروڈیوس ہوں گی. تو دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جس سے پاکستان کے اندر پروڈکشن جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے چائنا کے لیے. لیکن اس کا سب سے جو امپورٹنٹ اور مثبت پہلو ہے وہ یہ کہ جو ہمارے پاس سرپلس بجلی ہے جس کے ہمارے ڈومیسٹک یوزرز اور انڈسٹریل کنزیومرز دونوں مل کے کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پر یونٹ کافی ہائی سائڈ پہ ہے. سر اس کے اوپر نیگوسیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں آلریڈی، اور آئی پی پی سے نیگوسیشنز کا کام جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو بڑا ایک خوشائن بات ہوگی. اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ونٹر پیکج بھی اناؤنس ہو گیا، آلدو ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا وے آؤٹ نکالا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو، انڈسٹریز کو سستی بجلی دی جائے. بالکل وہ بھی نکالا گیا، اور اس کے ساتھ نہیں، یہ جو ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں وہ سارا کیونکہ ڈیزائن کیا گیا تھا یہ آئی پی پیز کی جتنی کیپیسٹی تھی کہ انڈسٹری لگے گی تو یہ بجلی وہاں پہ کنزیوم ہوگی. اب کیونکہ فار ڈفرینٹ ریزنز پچھلے 6-7 سال کا جو ٹائم گزرا ہے 2015-16 کے بعد سے اسپیشلی جس قسم کی پولیٹیکل اپیولز رہی ہیں اس کے اندر یہ سارا معاملہ رک گیا. بٹ اٹس اے پازیٹیو تھنگ کہ فائنلی وی آر آن اٹ، اور یہ انڈسٹری یہاں پہ لگے، اور اس کے اندر اٹس اے ویری ویلکم تھنگ. رائٹ، آپ نے صحیح فرمایا. مزید بھی گفتگو کریں گے. ساتھ ساتھ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز بڑھ گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس امپورٹ بل کی کیپیسٹی اب جو کہتے ہیں نا دینے کی، پے آؤٹ کرنے کی، وہ 3 ماہ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. یہ ایک عام سی نیوز نہیں ہے، اس کے لیے اس کے پیچھے بہت بڑا ہوم ورک ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 سال پہلے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم 1 مہینے کا بل دے سکتے. 2 سے 2.5 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں. اور یہ وقت سے آج یہ وقت ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی موجود ہیں، ہم اپنے کیپیبل بھی ہیں اپنے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس اب بہت سارے آپشنز موجود ہیں جن کو ہم خود سے ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. سو ایک رپورٹ دیکھیں پھر واپس آتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا بات. زر مبادلہ کے ذخائر وہ رقوم ہیں جو کسی بھی ملک کے مرکزی بینک یا مالیاتی ادارے کے پاس غیر ملکی کرنسی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں.
इनमें डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल और दीगर काबिल कबूल करेंसियां शामिल होती हैं जो आलमी सतह पर तजारत और मालियाती मामलात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 1947 के फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत बैंक दौलत पाकिस्तान ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर के इंतजाम का जिम्मेदार और सोना, चांदी या मंजूर शुदा ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त का मजाज है। ज़र मुबादला का इस्तेमाल आलमी मार्केट से अशिया और खदमात की खरीदारी और दरामदात की अदायगी के लिए किया जाता है। ये ज़खायर मुल्की करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं। इन ज़खायर से बैरूनी कर्जों और सूद की अदायगी की जाती है। ज़र मुबादला के मुस्तहकम ज़खायर सरमायाकारों को एतमाद फराहम करते हैं कि मुल्क की मईशत मजबूत है। ये ज़खायर किसी भी मुल्क की माली सेहत और आलमी मालियाती निज़ाम में उसके इस्तेहकाम का अहम इशारिया समझे जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं और मजमूई डॉलर ज़खायर की मालियत 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 3 माह की दरामदात के बराबर हो गए हैं। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर 62 करोड़ डॉलर इजाफे से 12 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि निजी बैंकों के पास 4 अरब 58 करोड़ 20 लाख डॉलर मौजूद हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा इस बात का अक्कास है कि मौजूदा हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों से मुल्की मईशत तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वेलकम बैक। ये जो होमवर्क है या हम कह सकते हैं कि ये जो आपने रिपोर्ट के अंदर देखा, जो चीज़ें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो ऐसे ही नहीं हुई। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी और हम कह सकते हैं एक लंबी पॉलिसीज़ की तगोदो या लंबी पॉलिसीज़ का होमवर्क शामिल है। साथ साथ अगर हम बात करें कि सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना, रीजनल में यानी कि हमारे जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं, रीजनल जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसको भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी था। एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े, हमारे थोड़े से बिजनेसेस को बूस्ट अप मिला, हमारे रेमिटेंसेस बढ़े और ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे का बायस बने। मैं डॉक्टर उस्मान से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर उस्मान, हमारे लिए सिर्फ एक एक कंट्री को टारगेट करना, रीजन में हमने पूरा होमवर्क किया, चाइना, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, साथ साथ हमने थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज़ को भी देखा, थोड़ा हमने ये भी देखा कि हमारे लिए टर्की कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी, हमने किसी भी जगह पे कहते हैं ना कोई लूप होल नहीं छोड़ा। तो क्या लगता है आपको ये रिजर्व्स का बढ़ना, रेमिटेंसेस का बढ़ना और हमारे लिए जो और मज़ीद एफर्ट्स हैं या ट्रिगर्स हैं उनका शामिल होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो जो जिन ममालिक की आपने फहरिस्त बयान की है, उसके अलावा भी मरकज़ी एशिया पे भी काम किया गया, रूस पे भी काम किया, बेलारूस वग़ैरह। हमने कई सारे इलाकों को गौर से देखा है कि हम उनके साथ किस तरह से ताउन, इक़्तिसादी ताउन कर सकते हैं। लिहाजा हमारी आप रिज़र्व्स में भी ये फ़र्क देख रही हैं। उसके अलावा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला कि रेमिटेंसेस बहुत बढ़ चुकी हैं और रेमिटेंसेस एक कॉलम, एक पिलर बन चुकी हैं, एक सतून बन चुकी हैं इस लिहाज से। तो जो हमारे रिज़र्व्स में इजाफा हुआ है, ये एक इस्तेहकाम की अक्कासी करती हैं और ये इस्तेहकाम हमारे लिए बहुत दरकार है, जिसके ऊपर अब फ्रॉम स्टेबिलिटी टू ग्रोथ, इस्तेहकाम से अब तरक्की की तरफ हम गामज़न हो रहे हैं। आपकी रिपोर्ट ने भी इसकी बिल्कुल मुनासिब अक्कासी की है। तो ये पहले कदम है इसमें। और इसमें अच्छा, हमने थोड़ा सा कन्वेंशनल जो सेक्टर्स हैं उनसे हट के थोड़ा अनकन्वेंशनल सेक्टर्स के ऊपर भी काम किया। एज इन जैसे हम पहले टेक्सटाइल को ही हम सोचते थे कि सब्सिडाइज करें, टेक्सटाइल की ही सारी गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं कि टेक्सटाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। अब हमारे पास हमारी जो बास्केट है वो ज़रा एक फ्रूटफुल हो चुकी है। ऐसा है? जी बिल्कुल है। और ये इकोनॉमिक डिवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी का एक हिस्सा होते हैं। किसी भी एक हिस्से पे इन्हिसार करना मुनासिब नहीं है। सिर्फ टेक्सटाइल्स पे, अपैरल वगैरह और उसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उस पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं है। यू नीड कम्प्लेक्सिटी इन योर इकोनॉमी। और हमारी आबादी इतनी ज़्यादा, हम इतनी बड़ी कौम है, हमें हर शोबे में इस तरह से अपना एक हिस्सा डालना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आईटी में भी कितना कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में। तो अब और भी ऐसी चीज़ें हैं एट द कटिंग एज जिनमें हमें शिरकत करनी ज़रूरी होगी, नॉट जस्ट हमारी अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि एक्सपोर्ट बैरून मुल्क भी शिरकत और हिस्सा डालने में बहुत ज़रूरी होंगी। डॉक्टर नूर फातिमा, ये बताइए कि जो हम कुछ सालों के अंदर ख़ास कर एक डिफ़ॉल्ट से निकल कर हम आ गए हैं अब एक कहते हैं ना मुस्तहकम या एक स्टेबिलिटी की तरफ, कितना ये इम्पॉर्टेंट हुआ हमारे लिए? एक तो ये पैराडाइम शिफ्ट करना, दूसरा आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये एड्रेस सुना जिसमें इन्होंने
इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी के कुछ की नोट्स बताए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि स्टेबिलिटी आ रही है, करेंसी फ्लक्चुएट करती थी पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक स्टेबल सस्टेनेबिलिटी वहाँ देखी जाती है। तो किसी भी मुल्क की करेंसी की जो एक हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी है वो भी बहुत मैटर करती है, वरना हमारे यहाँ तो 350 तक की जो एक आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई थी, और कहाँ हम देख रहे हैं कि अब वो क्रैकडाउन हुआ, मार्केट्स प्रॉपर देखी गई, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। प्लीज इसके ऊपर बताइए। एग्जैक्टली देखिए वो श्रीलंका की सिचुएशन के साथ इक्वेट कर दिया गया था एक स्टेज के ऊपर कि पाकिस्तान वो होने जा रहा है। नहीं जी, वेरी फॉर्चुनेटली कि हम उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर हैं। और देखिए जो सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेंड हो गया था पिछले कुछ अरसे में वो था आपका हाइपर इन्फ्लेशन, जो हर इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा था, नो मैटर कि उसका किस क्लास से ताल्लुक़ है। आप रात में और रेट पे जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेड लेने जा रहे हैं बिल्कुल और रेट पे मिल रही है, शाम में और एग्स हैं, दूध है, आम जो आपका स्टेपल फूड है उसकी भी बात है। इट वाज कनेक्टेड विद द डॉलर, इट वाज कनेक्टेड विद योर बैड गवर्नेंस। डॉलर्स तो अपनी जगह है, वो तो कम था जिसकी वजह से ज़ाहिर डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि आपने देखा था इंटरिम गवर्नमेंट में आकर थोड़ा सा इसको कंट्रोल भी किया गया था। लेकिन हमने उससे पहले भी पीटीएम की गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस देखे थे जिससे कहते हैं ना उन्होंने सियासत को साइड में रख के रियासत के बारे में सोचा था। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, कि जब आपके कैपिटल फ्लाइट हो जाता है या आपकी रुपी डिवैल्यू हुआ है, उसके साथ साथ नेचुरली बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, लीकेजेस हैं, आपके होर्डिंग है, आपका बहुत सारा स्मगलिंग है, बहुत सारी चीज़ों को रोका गया है ना। तो वो सब चीज़ जब रुकी है तो उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी के लिए फिर आपको रिफॉर्म्स के या आपका पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत थी कि आप मार्केट की और लोगों के पल्स को समझिए। आप किसी भी चीज़ को मार्केट में जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो सडन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, नेचुरली देयर इज़ अ ग्रेजुअल कंट्रोल, राइट। उस ग्रेजुअल कंट्रोल के लिए यू नीड टू हैव ए बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज आप किससे करते हैं? पॉलिसी से करते हैं। तो उस चेंज में चेंज आई ना, देखिए ना कि आप जो आवर एंड आवर डे और नाइट में चेंजेस आ रही थी इन्फ्लेशन के अंदर, वो रुका 40% से देखिए 38 to 39% से अब 8% पे इन्फ्लेशन का आना 4.9%, ठीक है। थोड़ा हर वीक के हिसाब से भी अगर आप देखें, चलिए एवरेज हम इसको 5% भी करें, इट्स काइंड ऑफ ह्यूज वर्क डन। जो ऐसा चैलेंज जो कि बहुत आप डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी देखें तो इतनी तेज़ी से अगर ऐसा होता तो मुमकिन नहीं था। इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना, फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट का कम हो जाना, वो एक बहुत बड़ा आई थिंक माइलस्टोन था जो अचीव किया गया। फिर एक्सपोर्ट का जो मैंने कहा कि गैप का कम होना, आईटी सर्विसेज का जैसे मैंने कहा उसका बढ़ जाना। तो एक जो है ना आपका अनकन्वेंशनल ये भी था जो आपने मेंशन किया कि हमने जो कमोडिटी है उसके अंदर तो हमने डाइवर्सिफाई किया, बट हमने एरियाज़ को भी डाइवर्सिफाई किया। हिस्टोरिकली आपके जो पार्टनर थे ट्रेड के, वो ईयू था या आपका यूएस था। अब आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी को रीओरिएंट किया टूवर्ड्स दी ईस्ट आल्सो, रशिया, एंड देन मतलब जो है वो तो है, इसके अलावा भी और है नहीं, जो है उसके ऊपर भी आप नेचुरली आपकी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस टू द मार्केट मिले, लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब आप ये इट इज़ टू वे लाइक थिंग कि आप उनके एक्सेस कर रहे हैं, आप उनको एक क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ होगी, और उसके साथ साथ आपका जो कम्पिटिटिवनेस का जो एज है वो बढ़ेगा। तभी आपका बढ़ सकता है जिस वक्त आपकी पॉलिसीज़ होती हैं जैसे सब्सिडाइज करना या उनको कैसे फैसिलिटेशन आप करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल कम्पीट कर सकें। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब ने ला के आज हमें वी आर एट द स्टेज जहाँ हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट हो गया। पाकिस्तान की जो भी सोशियो इकनॉमिक कंडीशन इस वक्त है, पाकिस्तान डबल डिजिट पे जा नहीं सकता। जैसे ही जाता है एक हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चीज़ें जो हैं मूव होने लगती। डबल डिजिट एज इन जीडीपी की बात करिए आप? नहीं जी, मैं इन्फ्लेशन की बात करी। इन्फ्लेशन की बात करिए, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन तो जितना कम हो उतना ही है। मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब ये बताइए कि इन्फ्लेशन के नंबर्स का कम होना, जैसे डॉक्टर नूर फातिमा ने फरमाया कि हमारे पास
जो ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इन्फ्लेशन को जितना कम रखेंगे हमारे इंटरेस्ट रेट भी उतना ही कम होंगे। ख़ासकर आज से हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि ये वीक ख़त्म होगा और नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो हम अगेन एक पॉलिसी जो एक अनाउंसमेंट है वो विटनेस करेंगे। तो आपकी क्या फोरकास्ट है और इकॉनमी के बारे में जो अब ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं जो आने वाले दिनों में मज़ीद आपको बूस्टअप करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो या फर्दर बिजनेस से कनेक्शन? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन नताशा। जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट सबसे अहम बूस्ट मिला है पाकिस्तान की इकॉनमी को वो तो वज़ीर आज़म साहब का दौरा था सऊदी अरब का, जो 6 दिसंबर के आसपास उन्होंने किया, जिसके बाद जो हमारी पेमेंट थी सऊदी लोन की $3 बिलियन उसको रोल ओवर कर दिया गया 1 साल के लिए। तो वो एक कुशन तो वहाँ से इमीडिएटली फराहम हो गया कि वो पैसे अभी हमें फ़ौरन वापस नहीं करने। सो दैट रियली हेल्प्ड। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी पिछले सवाल के जवाब में जब हम बात कर रहे थे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अब ये देखिए कि इसमें ये देखने की बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरेन फंडिंग से होती है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होती है तो हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आते हैं, बात करते हैं कि वो इंडस्ट्री लगाएं, तो उसका मतलब ये होगा कि हम इंडस्ट्रियल मटेरियल और मशीनरी इंपोर्ट करें और रॉ मटेरियल जब पाकिस्तान में आना शुरू होगा तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसका प्रेशर आएगा हमारे रुपये के ऊपर और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला जाएगा। सो दैट्स द ट्रेजेक्टरी, दैट्स द कनेक्शन। इस वक्त इंटरेस्ट रेट है कोई 4.9 पर, इन्फ्लेशन है 4.9% के ऊपर और पॉलिसी रेट जो है वो 15% से 15.5% पे है। ये इसको ज़रा समझिए, हम पॉलिसी रेट कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन +2 के ऊपर, तो अगर तो हमारा इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 4.5 या 4.9% पे है तो चले रफली स्पीकिंग 5 + 2 7% पे पॉलिसी रेट होना चाहिए, वो उससे डबल है। तो इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर इज़ मेकिंग ह्यूज मनी और उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। तो वी हैव टू ड्रॉ दीज कनेक्शंस टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। लेकिन जो आपका सवाल है कि हमारा इस वक्त पॉलिसी रेट ये हमारा इन्फ्लेशन, फोरकास्ट क्या होगी, क्योंकि सर गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली चल रही है, फाइन ट्यून करके 2% के आसपास। यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो हम अपना जीडीपी ग्रोथ रेट भी इमीडिएटली इन्फ्लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसको 2% से 5% पे इमीडिएटली ले जाने की कोशिश की तो ये इन्फ्लेशन फिर ऊपर चली जाएगी। सो इन दैट वे आई थिंक गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग वेरी एक वो बहुत अच्छा केयरफुल प्ले कर रही है और इसी तरह स्लो ग्रोथ के साथ ही आगे जाना होगा। पीपल हु आर वांटिंग टू सी ओवरनाइट चेंजेस they probably don't understand कि जैसे ही हम जीडीपी को ऊपर लेके जाएंगे। डॉक्टर हसन ओवरनाइट कुछ भी चेंजेस नहीं होते, हर चीज़ के लिए एक होमवर्क करना पड़ता है और हर चीज़ के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी के हालात भी बेहतर होंगे और बहुत बेहतर होंगे। आज तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो ये हम नंबर्स देख रहे हैं और इस पर हम भंगड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो कह सकते हैं हम खुशी का इंदिया है, अभी तो बहुत कुछ है आने को। थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थे लाहौर स्टूडियो से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब से ही बात कर रहे थे, उस्मान चौहान साहब भी मौजूद हैं और नूर फातिमा साहिबा भी मौजूद हैं। मज़ीद बात करेंगे, 100 इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट में कमोडिटीज़ अपडेट्स हमारे पास क्या मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास गोल्ड की पर तोला प्राइस मौजूद है 2,82,762 रुपीज़ आज लोकल मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस है, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,42,680 रुपीज़।
लोकली, और जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,715.44 पर आउंस ये रेट्स हैं, जबकि ऑयल WTI पर बैरल $70.3 एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.52। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक अपवर्ड डायरेक्शन या एक अपवर्ड ट्रेंड ऑयल प्राइसेस में देखा जा रहा है, वेयर एज अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड इंटरनेशनली देखा जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं डॉक्टर उस्मान साहब से पूछती चलूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेंड है, तो क्या ये ट्रेंड एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंड है या अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक इस्तेहकाम देखेंगे और फिर उसके बाद ये दोबारा अपने उन्हीं फेजेस पे आ जाएगा जो 68 to 70 के अराउंड ब्रेंट एंड WTI रहेगा? जी, अल्लाह ना करे कि ये इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली आए, क्योंकि फ़िलहाल जो है ये बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए एक अच्छी चीज़ है। और इसमें ये है, लोगों को एक ख़दशा रहता है कि खुदा न खास्ता मशरिक़ वस्ता में कुछ और ना हो जाए। आप देख रहे हैं कि सूरिया यानी शाम में क्या हालत है, लोग फ़िक्रमंद तो होते हैं, अल्लाह ना करे कि ये बाकी मईशत, आलमी मईशत पे उस तरह से, क्योंकि हम तो इम्पोर्ट ही करते हैं ना ऑयल, तो हमारे तो एक इम्पोर्ट बिल पे वेटेज है, इसीलिए हमारी तवज्जो इस पे रहती है। और बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनके पास वो इम्पोर्टिंग तो इसलिए वो फिर इसमें फ़िक्रमंद रहते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो। वरना हमारी तरफ से जो है, अगर ये इस मुस्तहकम रहे तो हमारे बेशुमार फ़ायदे होते हैं, मतलब तो हम चाहेंगे यही चीज़। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो एक ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है, EV कार्स की बात हो रही है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। वेरी गुड पॉइंट, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और आप इससे देखेंगे माहौलियाती भी असरात बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये जो स्मॉग के इश्यूज़ हैं ये भी EV की वजह से होगी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इसमें, सबसे बड़ा हिस्सा आपकी इमिशंस का होता है ऑफ व्हीकल्स, तकरीबन 85%, 85% इज़ दिस। तो आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल शिफ्ट करते हैं और बिजली फराहम भी होती है तो फिर तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारे माहौलियाती एतबार से। अच्छा, एक और सवाल फिर मैं डॉक्टर नूर फातिमा से पूछूंगी। हम पहले ही कमेंट में डॉक्टर हसन जफर ने IPPs के हवाले से जिक्र किया था। IPPs से नेगोशिएशन जारी है, हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, ऑल्दो वी आर कंसर्न, बट ऐसा नहीं था कि पहले तो कोई आइस ब्रेक नहीं हो रही थी। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब कोई IPPs के हवाले से इतनी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली सोच कर, खासकर विंटर पैकेज का ऐलान करना, लोगों को इस बात का एहसास दिलाना कि अब आप यूज़ करें और इंडस्ट्रियल खासकर वे में आप यूज़ करें तो आपको ये एक पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ती बिजली फराहम होगी, क्योंकि हमें कोई ना कोई, ये कहते हैं ना, बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। दर हकीकत हमारी सरकार को इसका एहसास है कि हमें एक तवाज़ुन चाहिए। जो ज़फ़र साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इस हिसाब से बनाई गई थी चीज़ें, IPPs वगैरह, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक और राह पे गामज़न थी उस वक्त। चूँकि वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई तो फिर ये हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी के मसाइल हो गए। अब हमारी सरकार ने वो तवाज़ुन ढूंढा है, इसलिए IPPs के साथ नेगोशिएशन, मुज़ाकरात हो रही हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ चाहेंगे तो हमें ये कैपेसिटी चाहिए होगी। और अब भी आप शिफ्ट देखती हैं कंज्यूमर्स में और इंडस्ट्रियल में और ये सारी चीज़ें, तो अब अगर इनमें तवाज़ुन पैदा किया जाए तो इसमें कंज्यूमर यूसेज, सोलराइजेशन, इंडस्ट्रियल यूसेज, लो एनर्जी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट हमारी कितनी कॉस्ट है वर्सेस दूसरी इंडस्ट्रियल कंट्री साउथ एशिया में भी कितनी है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अव्वलीन तरजीह हमें एक तवाज़ुन को देखनी है। राइट, ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर्ली। मैं डॉक्टर नूर फातिमा से बताऊंगी कि सिपैक की जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है, 43 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, आगे की भी तैयारी है और कल ये नेशनल असेंबली में भी ब्रीफ किया गया तमाम चीज़ें। सिपैक को हम देखते हैं तो हमारे लिए एक बिज़नेस हब या एक बिज़नेस डायमेंशंस हमारे लिए ओपन हो जाती हैं, चाहे हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखें, चाहे हम सिर्फ सनत ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट, थोड़े से सेल्फिश होने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अगर देखें तो हमारे लिए इन बोथ केसेस फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है सिपैक की थोड़ी सी जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है ये कितना जल्दी मुमकिन होगा, और इसमें अब जो कह सकते हैं ना हम कि वाकई अब एक एनवायरनमेंट फराहम कर दिया गया है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फराहम कर दिया गया है, तो ये जल्द ही हो जाना चाहिए? देखिए जी, टू स्टार्ट विद, सिपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ थी जो नामुमकिनात में से था। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर आप देखें कि $70+ बिलियन का अगर कोई प्रोजेक्ट इस वक्त एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की क्रेडिबिलिटी भी उतनी हाई नहीं है और जो आपके सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी उस वक्त उतनी बेहतर नहीं है, उसके बावजूद वो आपको ऑफ़र हुआ और आपने उसको एब्जॉर्ब किया।
آپ نے اس کو سکسیسفل کر کے دکھایا اور اب سی پیک 2 کی بھی بات ہو رہی. فیز 2 یا دیکھیے جو انڈسٹریل شفٹ کی جہاں تک بات ہے تو ایکچولی یہ ہے ہی اس چیز کے لیے کہ آپ کے ہاں ٹوٹل اکنامک پیراڈائم شفٹ آ جائے. اب ایک تو یہ نا کہ ہم ڈفرینٹ قسم کے ایک نیریٹیو کا شکار بھی ہوئے ہیں کہ جی سب چائنا کو چلا گیا, لون بڑھ گیا. آپ کے ملک میں لون کتنا ہے؟ $130 بلین. اس میں چائنا کا کتنا ہے؟ $30 بلین. بالکل سمپل اس میں ہے. لیکن جب آپ اس کو نیریٹیو بلڈ کرتے ہیں, خدا نخواستہ جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں لوگ نہیں ہیں تو وہ پھر اس انداز میں اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے نیچرلی ڈفرینٹ تھنک ٹینکس اس جب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے برائی تو کرنا لازم ہو جاتی ہے. اس کا جواب آپ نے دیا, اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ آپ نے اس کے پیس کو فاسٹ کیا. اس کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ آپ نے ایک سٹیج تھی جب ان کو یہ کہا گیا کہ وی ول ریویو دی سی پیک ایگریمنٹس. دیٹ واز اے ڈیزاسٹر. ورک ہارڈ ان سائلنس لیٹ دی سکسیس شاؤٹ. ہم نے وہ فارمولا اپنایا. وہ تو ایک ڈیزاسٹر چیز تھی نا جس کی وجہ سے سی پیک کے کاسٹ کو بہت نقصان ہوا تھا. اب آپ نے آ کے اس کو پیس کو دیکھیے, وہ بھی ایک انویسٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ون ون سچویشن تھی. آپ کو کچھ اگر اس میں بینیفٹ تھا تو چائنا کو بھی بینیفٹ ہے. آف کورس ہم تو جیوگرافیکلی بہت ایک کی پوزیشن پہ ہیں. اور ہم اپنے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. ہم نے تو انڈیا سے کہا ہے کہ آپ بھی پارٹ بن جائیں, رشیا سے کہا ہے آپ بھی بن جائیں, کابل سے کہا ہے آپ بھی بن جائیں, ایران سے کہا ہے آپ بھی بن جائیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کے ڈیویڈنڈز ہم دیں اور ہم اس کا سب کو فائدہ ہونا چاہیے. تو بیسیکلی اس کے لیے ایک تو اسٹرانگ نیریٹیو کی ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جس طرح سے اس کا نیریٹیو بلڈ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے بالکل انٹرسٹ کے اندر ہے. خاص طور پہ اس کا 60% اس کا جو پورشن ہے اٹ از گوئنگ ٹورڈز انرجی, جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے پاکستان اتنے کرائسس میں ہے. سولرائزیشن کے لیے پورا انہوں نے اس کے اندر کمپوننٹ ہے کہ آپ اس کو سولرائز کیسے کریں. اور اس وقت آپ کو جو بیسک امپیوٹ کی جو ضرورت ہے نا وہ انرجی ہے جو آپ کو اس کے تھرو ملے گی. اور جس آئی پی پیز کے ساتھ تو آلریڈی ہمارے اتنے ایشوز ہیں, رائٹ. تو اس لیے اس کے نیریٹیو کو ہمیں پراپر کانٹیکسٹ کے اندر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پاز کروں گی میں آپ کو. ہم کرنسی اپڈیٹ چلیں, آج کی مارکیٹ میں کرنسی اپڈیٹس ہمارے پاس کیا موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک کاؤنٹر کرنسی اپڈیٹ. سب سے پہلے یورو ہمارے پاس ہے جی آن اسکرین. بائنگ رہی 292.1 کے لیول پر, جبکہ سیلنگ واز 292.62 یورو پرائز سے. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 354.97, سیلنگ واز 355.61. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 278 روپیز, سیلنگ واز 278.5. چائنیز یون بائنگ رہی 38.64, سیلنگ واز 38.71. آپ دیکھ رہے ہیں روپی کے اندر تھوڑی سی اب یہاں پہ ایک ڈیپریسیشن دیکھی گئی ہے اور ایک 278 کی اسٹیگننٹ پوزیشن ہے جو کہ اب تک کی ہم کہہ سکتے پورا سال ہی ہو گیا ہمیں اس پوزیشن پہ دیکھتے ہوئے. کرنسی ریٹس میں جی سی سی اپڈیٹس. سعودی ریال بائنگ رہی 73.98, سیلنگ واز 74.11 روپیز. یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.22, سیلنگ واز 76.35. عمانی ریال بائنگ رہی 721.8, سیلنگ واز 723.16. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 903.98, سیلنگ واز 905.6. جی آج کی کرنسی اپڈیٹس آپ نے دیکھی. اور روپی کی اگر ہم کہہ سکتے ہیں دس از ناٹ دی ڈیپریسیشن, دس از کالڈ ڈیلی مارکیٹ ڈریون تھنگس. تو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ روپی کی مزید اپریسیشن ہو جاتی ہے اور اس کے اندر گنجائش بہت زیادہ آلدو دکھائی دے رہی ہے تو یہ ہمارے امپورٹ بل کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. میں ون لائنر ڈاکٹر عثمان صاحب سے پوچھتی چلوں. ڈاکٹر صاحب روپی کو کیسے دیکھتے ہیں ڈالر کے اگینسٹ اور کرنسیز آپ نے دیکھی ہیں ابھی؟ جی چونکہ آپ کے حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں میرے خیال سے تو اب روپیہ کو تگڑا ہونا چاہیے, لیکن اس میں استحکام بھی اگر رکھا جائے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے تاکہ لوگ آگے کی منصوبہ بندی درست کر سکیں. یہ کافی ہے. رائٹ, ون لائن ڈاکٹر صاحبہ روپی کے حوالے سے. دیکھیے میں ایک بات ڈاکٹر حسن سے لے کے آؤں گی کہ ہمیں تھوڑا جلدی نہیں کرنا جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ دیر از اے شارٹ رن ٹریڈ آف. اگر آپ نے انفلیشن کم رکھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا جی ڈی پی بھی کم رکھنا ہوگا, ادروائز انفلیشن آپ کا فوراً اوپر چلا جائے گا. تو اس ٹائم کے اندر آپ کا روپی اسٹرانگ ہو سکتا ہے. ویل تھینک یو سو مچ. آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر نور فاطمہ, ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر حسن صاحب نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا تھا, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا اباؤٹ اکانومی اور خاص کر فائنانس منسٹر صاحب کا ایڈریس, جو کہ ہم نے دیکھا کہ اکانومک بیٹرمنٹ کے لیے فائنانس ٹیم بھی اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں اس کے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے نیکسٹ ویک میں ہم وی آر ویری آپٹمسٹک کہ مزید کچھ بہتری آئے اور بزنس کمیونٹی ایسے ہی ہیپی اور ایسے ہی خوش رہے. دیٹس اے جیسی نوٹ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
हैं।